A very good evening to all of you. Once again, I welcome to your own channel, Anand, the Law Concept ATLC. Friends, today we are going to discuss the Limitation Act, the Limitation Act 1963. Day number is 03. In the last lecture, we have discussed up to the section number 1 and 2, as well as the structure of your Limitation Act. Today, we have to start the discussion from the section 3 of the Limitation Act और मैं आप सबसे अपेक्षा करूंगा कि आप अपना बेयर एक्ट की धारा संख्या 3 को खोलें। लैंग्वेज देखेंगे तो कहता है परिसीमा द्वारा वर्जन बार ऑफ लिमिटेशन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड कहां से कहां तक 4 से लेकर के 24 सेक्शन तक। इन दोनों सेक्शन को इंक्लूड करते हुए एवरी सूट, यहां से अंडरलाइन कीजिएगा, एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड, अपील, प्रिफर्ड एंड एप्लीकेशन मेड, तीनों चीजें हैं यहाँ पर। क्या क्या है आपका? एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड, अपील, प्रिफर्ड एंड एप्लीकेशन मेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड शैल बी डिसमिस्ड। तो जो कोई भी पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है, अगर उसके बाद क्या करते हैं आप, या तो सूट को इंस्टीट्यूट करते हैं, या फिर कोई अपील में जाते हैं, या फिर कोई एप्लीकेशन करते हैं, तो रिजल्ट क्या होगा? आपकी वो चीज डिसमिस कर दी जाएगी। ऑल्दो, हालांकि लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट अप एज अ डिफेंस, ये बात ध्यान रखिएगा कि जो अपोजिट पार्टी है, क्योंकि बर्डन ऑन क्या कहते हैं, ये किस पर होता है? लिमिटेशन एक्ट, ये हमेशा प्लांटिफ के ऊपर होता है। तो डिफेंडेंट इसे एज अ लिमिटेशन, एज अ डिफेंस नहीं ले सकता है। ठीक है। दूसरे पॉइंट में क्या कहता है? ये तो पहली बात हो गई। दूसरे में क्या कह रहा है? दूसरे में कहता है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट अ सूट इंस्टीट्यूटेड, पहला, इन ऑर्डिनरी सेंस वेयर अ प्लेंटिफ इज प्रेजेंटेड टू अ प्रॉपर ऑफिसर। सूट कब इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा ये बताता है, कब समझा जाएगा? तो जब आप उसे किसी प्रॉपर ऑफिसर के सामने प्लेंट प्रेजेंट करते हैं, वो तारीख मानी जाएगी। ठीक है। या फिर आप इन केस ऑफ अ पॉपर, पॉपर का मतलब पुअर या कंगाल व्यक्ति, जब वो क्या करता है कि मैं इंडिजेंट पर्सन के रूप में या पुअर पर्सन के रूप में वाद लाना चाहता हूं कि एप्लीकेशन कहीं लगाता है, तब उसकी डेट मानी जाएगी। फर्ज कीजिए केस लाने की तारीख थी 15 फेब, ये लास्ट डेट थी लिमिटेशन की, और उसने 8 फेब को एक एप्लीकेशन लगाई कि मुझे एज अ पॉपर क्या करने दिया जाए? केस इंस्टीट्यूट करने दिया जाए। तो लिमिटेशन पीरियड के पहले ही उसने क्या किया? अपनी इंडिजेंट पर्सन होने की एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन लगा दिया है। तो ये क्या समझा जाएगा कि सूट विद इन द पीरियड है, जबकि अभी उसने मुद्दे का सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया है। फर्ज करो आनंद सर से उसको पैसे लेने थे, तो वो आनंद सर से पैसे लेने का सूट अभी नहीं फाइल किया है। टू फाइल अगेंस्ट आनंद सर, लेट मी लीव टू अलाउ मी एज अ पॉपर टू इंस्टीट्यूट द सूट अगेंस्ट आनंद सर। बात समझ में आ रही है? तो इस तारीख को हम क्या मानेंगे कि उसने प्रॉपर सूट फाइल कर दिया है। तीसरे केस में क्या कहता है? अगर कोई क्लेम वगैरह है, तो अब जिस दिन भी उसने क्लेम अगेंस्ट द लिक्विडेटर, मतलब कि ऑफिशियल जो भी वहां पर अपॉइंट किया गया है, उसके समक्ष अपना क्लेम प्रोड्यूस कर दिया है, वो तारीख माने जाएगी। ये 2 का ए पॉइंट था। अब 2 के बी पॉइंट में देखिए क्या कहता है। 2 के बी पॉइंट में कहता है एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ और अ काउंटर क्लेम। सेट ऑफ और काउंटर क्लेम क्या है? कई बार बताया। फर्ज कीजिए 2 पैसा एक आप क्लेम कर रहे हैं, दूसरा आपको उसको कुछ देना है, तो उसको मान लीजिए लेने वाली रकम ज्यादा है, देने वाली रकम कम है, 100 रुपए लेना है, 10 रुपए देना है, तो 90 रुपए ये सेट ऑफ की रकम हुई। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, या काउंटर क्लेम, आपने कुछ मांगा, हमने कुछ मांगा, तो ये एज अ सेपरेट सूट क्या किया जाएगा? डील किया जाएगा, डीम किया जाएगा। पहली बात, इन केस ऑफ अ सेट ऑफ, जिस दिन आपने सेट ऑफ को प्लीड किया,
कि माय लॉर्ड हमें सेट ऑफ चाहते हैं, उस दिन से वो एज अ सेपरेट सूट माना जाता है। काउंटर क्लेम में जिस दिन आपने काउंटर क्लेम कोर्ट में मेंशन किया उस दिन से वो माना जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, एन एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन इन अ हाई कोर्ट व्हेन द एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। उच्च न्यायालय में प्रस्ताव की सूचना, यहाँ पर क्या है भाई, नोटिस ऑफ मोशन लिया जा रहा है, तो जिस दिन एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्ट में दी गई उस दिन से पूछेगा। ये तीनों पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक केस लिख लीजिए फट से। आप पहले आप एक केस का नाम लिख लीजिए कि जयराम मनोहर लाल वर्सेस नेशनल बिल्डिंग सप्लाई AIR 1969 सुप्रीम कोर्ट 1267 ढूंढ लीजिएगा। इसमें क्या कहता है कि नो क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन अराइजेज वेयर द प्लेंटिफ इज अलाउड टू अमेंड द प्लेंटिफ। यह बात समझिए, फर्ज कीजिए 15 तारीख लास्ट डेट थी, इसने 13 तारीख को एक क्या किया, प्लेंट फाइल किया, कोर्ट को नहीं समझ में आया, कोर्ट ने कहा भाई इसमें कुछ परिवर्तन करके लेकर के चले आओ, अमेंड करके। फर्ज कीजिए अमेंड करके 17 तारीख को फाइल कर रहा है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर ये लिमिटेशन से बाहर हो गया। क्यों? क्योंकि जब इसने प्लेंट लगाई तब तो विद इन द टाइम पीरियड था ना। तो राइट नाउ टू अमेंड द योर प्लेंट इज नॉट अराइजिंग एनी क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन। बात समझ में आई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहां तक अगर आपको बात समझ में आ रही है, इट मीन्स कि हम सही ट्रैक पर हैं। इसके आगे एक चीज और लिखिएगा, मैं आपको बता दूं, सेक्शन 3 जो है ओनली बार करता है रेमेडी को। और एक केस का नाम और लिखिएगा, अनंतराम वीराजू वर्सेस वरूरी AIR 1960 आंध्र प्रदेश का केस है। और इसमें वही बात कही गई थी जो आपका सेक्शन कह रहा था। केस इंपॉर्टेंट है इसलिए नाम लिखवाया इसका। एक बात और लिखिएगा कि द क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन वंस डिसाइडेड कैन नॉट बी रीओपन्ड एट एनी लेटर स्टेज of the same proceedings. It cannot be re-agitated in any subsequent proceeding. मतलब अगर लिमिटेशन को लेकर के कोई सवाल है और कोर्ट ने उसको एक बार डिसाइड कर दिया है, वंस डिसाइडेड, तो फिर कभी भी आप उसकी बात किसी भी स्टेज में नहीं करेंगे, ना ही उस पर कोई आप नया बवाला खड़ा करेंगे। सीधी सी बात समझिए। एक केस का नाम और लिखिए, प्रेमानंदा वर्सेस सिंडिकेट बैंक AIR 1999. It was held that if the trial court, without deciding the question of law of limitation, decrease the suit, मतलब किसी ट्रायल कोर्ट ने वहां पर कोई सवाल खड़ा हुआ था लिमिटेशन को लेकर के, उस क्वेश्चन को डिसाइड नहीं किया, मतलब लिमिटेशन की बात को उसने डिसाइड नहीं किया और उस केस में डिक्री, विवादित तथ्य के लिए उसने क्या कर दिया, फाइनलाइज कर दिया, प्रोवाइड कर दिया है, देन तो वहां की हाईकोर्ट ने, कर्नाटका की हाईकोर्ट ने किया कि उस डिक्री को सेट असाइड करना, दरकिनारा कर देना उचित निर्णय माना जाएगा।
ठीक है, एंड टू डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन बिफोर टेकिंग अप द अपील ऑन मेरिट। तो वहां पर लिमिटेशन को पहले डिसाइड किया जाना सही होगा, मतलब कि डिक्री को सेट असाइड किया जाना जस्टिफाइड कहा गया कि भैया लॉ ऑफ लिमिटेशन का पहले क्वेश्चन तो डिसाइड कर लो। यहां तक बात समझ में आई? चलिए, एक केस का नाम जय जय राम मनोहर वाला लिखवा ही दिए है आपको। बस यहीं तक रखिए। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 4। अब आप आ जाइए धारा नंबर 4 की तरफ। सेक्शन नंबर 4 क्या कहता है भाई? एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज। तो ये जनरल से नियम ये कहता है, फर्ज कीजिए 5 तारीख को आपकी लिमिटेशन पीरियड किसी चीज का खत्म हो रहा है। फर्ज करते हैं किसी में 3 महीने का मैटर दिया था, 3 महीने के अंदर आप केस फाइल, और 3 महीना आपको 5 तारीख के किसी महीने के संडे को पड़ रहा है, तो दैट संडे विल बी एक्सक्लूडेड। आप फिर अगले दिन मतलब मंडे विल बी योर लास्ट डे, तो मंडे को अगर आप प्लेंट फाइल कर देते हैं या फिर जिस भी स्टेज में आप कार्य कर रहे हैं वो अगर आप कर देते हैं तो फिर आप विद इन द टाइम पीरियड माने जाएंगे। मतलब कि लिमिटेशन पीरियड को काउंट करते हुए अगर लास्ट डे क्लोज, कोर्ट जो है क्लोज्ड है, तो वो जब कभी भी खुले, मान लीजिए भाई जून में पूरा हाईकोर्ट बंद रहता है, अपील में आपको आना था, आपकी मियाद 1 तारीख को खत्म हो रही थी, 1 तारीख से पूरा जून बंद, तो पूरा आप 1 महीने बाद भी आपकी 1 जुलाई को डेट रहेगी। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी में केस चाहे तो लिख ले सुब्बा राव का केस। किसका केस लिख ले? सुब्बा राव का केस। सुब्बा राव वर्सेस नरसिंहा का केस, AIR 1940। क्या कहता है ये केस? ये केस कहता है कि अगर किसी ने कोई प्लेंट या क्लेम रॉन्ग कोर्ट में फाइल कर दिया है, he is not entitled to deduct any on account of holiday under this section। गलत न्यायालय में अगर दाखिल कर रखा है तो छुट्टी वाली चीज जो ऊपर बताया उसको डिडक्शन नहीं मिलता है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे आने वाले सेक्शंस में कि अगर आप गुड फेथ में किसी अन्य कोर्ट में अपनी प्रोसीडिंग करा रहे हैं विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड, और एक टाइम पीरियड खत्म होने के बाद कोर्ट को ज्ञात होता है कि भाई आप तो अपनी मांग गलत जगह पे कर रहे थे, तो कोर्ट चाहे तो फिर आपके उस गुड फेथ के बेसिस को मानते हुए पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जो टाइम आपने गलत कोर्ट में खराब किया, उसको निगलेक्ट कर सकता है। ये बात ध्यान रखिए। इसके बाद आप आइए सेक्शन नंबर 5 की तरफ। सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है? एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इन सर्टेन केसेस। तो अंदर में जब आप पढ़ेंगे तो कहेगा एन अपील और एप्लीकेशन अदर देन द एप्लीकेशन मेड अंडर द ऑर्डर नंबर 21 ऑफ द सीपीसी, क्योंकि ऑर्डर नंबर 21 सीपीसी का एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है, उन चीजों को छोड़ करके बाकी अगर आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर जाते हैं, if the appellant or applicant satisfied that he had sufficient causes for not preferring an appeal or making application within such period, तो आपकी चीजों को एक्सटेंशन मिल सकता है अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है तो, कि सर मैं इस टाइम क्यों नहीं आ पाया। ठीक है, डिले कंडोन करने वाली बात सेक्शन नंबर 5 के तहत हो सकती है। एक केस का नाम लिखिएगा वार्लू, वार्लू वर्सेस गंगोत्री बाई, AIR 1994। इस केस में एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की गई थी। जो पिटिशनर था वो चाहता था कि सर मेरा 11 साल का डिले हुआ है उसको कंडोन करा जाए और मैं अपनी
पिटीशन फाइल करना चाहता हूँ। कोर्ट ने कहा भैया जो 11 साल है ना वो एक सफिशियंट है। 11 साल का डे टू डे का एक्सप्लेनेशन आपकी ना जाने कौन सी विपत्ति रही होगी, इससे हमें कोई नहीं मतलब, क्योंकि ये बहुत लंबा पीरियड है, इसलिए जो डिले था वो वैलिड था और आपकी प्लेंट को रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो डिले कंटिन्यूएशन अगर आपसे पूछा जाए कि कहां पर होता है, तो डिले कंटिन्यूएशन सेक्शन नंबर 5, जो लोग एडवोकेसी से रिलेटेड है वो जानते हैं ये बात। डिले कंटिन्यूएशन कहां पर किस सेक्शन में होती है। ठीक है, यहां तक। अब आप आइए सेक्शन नंबर 6 की तरफ। सेक्शन नंबर 6 क्या कहता है? लीगल डिसेबिलिटीज। लीगल डिसेबिलिटीज, एक होता है ना फिजिकल डिसेबिलिटी, आप एबल हैं चलने फिरने में, आप असमर्थ हैं, तो वो आपकी क्या हो गई? फिजिकल डिसेबिलिटी। ऐसे ही आप कुछ लीगल डिसेबिलिटी होती है, जैसे आप माइनर हैं, आप अनसाउंड माइंड हैं, इनसेन है जिसे आप कहते हैं, तो ये सब क्या है? आपकी लीगल डिसेबिलिटीज है। तो when a person entitled to state a suit or make an application for the execution of a decree, जिस तारीख को भी वो सब कुछ करना चाहता है, उस तारीख को अगर वो माइनर है, इंसेन है, इडियट है, ठीक है, तो जब कभी भी वो उस डिसेबिलिटी से बाहर आएगा तब पीरियड ऑफ लिमिटेशन वर्क करेगा। फर्ज कीजिए आप 15 साल के हैं और कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है तो माइनर केस फाइल नहीं कर सकता है। तो ये जब 18 साल का होगा और उस केस में फर्ज कीजिए 4 साल का प्रिस्क्राइब किया गया है टाइम पीरियड, तो जब ये 18 साल का होगा मतलब कि इसकी माइनॉरिटी सीज कर गई, खत्म हो गई, अब ये 18 साल का अब तो केस फाइल कर सकता है ना अगर वो कॉज ऑफ एक्शन आज अराइज हो। तो ये जो लिमिटेशन पीरियड है, जब इसकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म होती है उस दिन से राइज करता है। ये बात समझिएगा। ऐसे फर्ज कीजिए कोई इंसान इंसेन है, तो पागल है, केस तो फाइल कर नहीं सकता, तो जिस दिन उसका पागलपन खत्म होगा उस दिन से वो केस फाइल कर सकता है। बात समझ में आ रही है? ये बात ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कोई दो दो डिसेबिलिटी से ग्रसित है पॉइंट नंबर 2 में, तो यहां पर जब उसकी दोनों डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी तब वो आगे केस फाइल कर सकता है। तीसरे पॉइंट में देखिएगा कि अगर कोई डिसेबिलिटी है किसी को, मान लीजिए पागल है और उसी पागलपन के साथ वो मर गया, तो भैया केस कहाँ आया? केस तो आया नहीं उसके जीवन काल में। तो जब वो मर गया तो उसकी जगह पे केस लाने का अधिकार किसको मिल जाता है? आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो जब वो मर गया उस दिन से पीरियड ऑफ लिमिटेशन काउंट होना शुरू हो जाएगा कि हाँ जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है वो विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड लेकर के आए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। अच्छा फर्ज कीजिए कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसको भी वही बीमारी है, कुछ और लीगल डिसेबिलिटी है, तो उसके बाद वाला जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव मर जाएगा तो उसके बाद वाला भी लेकर के आएगा। यही सारी चीजें लिखी गई। सेक्शन नंबर 7 में आइए। सेक्शन नंबर 7 में आइए। सेक्शन पूछता है डायरेक्टली, इसलिए मैं सारे सेक्शंस को मेंशन कर रहा हूँ। धारा 7 क्या कहती है? डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ अ सेवरल पर्सन। मर्ज की फर्ज कीजिए कि जैसे एक ग्रुप है जिसमें कुछ लोग लीगल डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं और कुछ लोग एकदम फिट हैं, लीगली केस लाया जा सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? वेयर वन और मोर सेवरल पर्सन जॉइंटली एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट। कई लोग एक साथ कोई केस ला सकते हैं या एप्लीकेशन मेक कर सकते हैं एग्जीक्यूशन की, एंड उनमें से कोई एक किसी लीगल डिसेबिलिटी से ग्रसित है। तो अगर केस ऐसा है कि उसको उन ड्यूटी से डिस्चार्ज किया जा सकता है, तब तो भाई उसको हटा करके बाकी लोग
आगे प्रोसीड कर सकते हैं, बट अगर वो नेसेसरी एलिमेंट है, उसको हटाया नहीं जा सकता है, तब फिर वेट किया जाएगा कि उसकी लीगल डिसेबिलिटी दूर। इतना प्यारा सी बात सेक्शन कहता है। ठीक है, ये बात समझिएगा। इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा कि जो सेक्शन 7 है ये सप्लीमेंटल है टू सेक्शन 6, और इसमें जो डिसेबिलिटी इंक्लूड की जाती है उसमें माइनॉरिटी, आइडोसी, इंसैनिटी, ये सब कुछ आता है। यहां तक वो बात समझ में आई। अब किसको किसको वैलिड डिस्चार्ज, कौन वैलिड डिस्चार्ज दे सकता है ये लिखिएगा। हु कैन गिव ए वैलिड डिस्चार्ज, लिख लीजिए। इसमें जैसे को पार्टनर्स होता है, अगर दो पार्टनर है, फर्ज कीजिए हम और सौरभ जी, और ये दोनों लोग किसी के अगेंस्ट केस ला सकते हैं। सौरभ जी को मानते हैं मानसिक संतुलन उनका थोड़ा ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट आइंस्टाइन वाला दिमाग हो गया, तब भी एडवोकेसी का लेवल कहा जाता है। तो मान लेते हैं थोड़ा सा दिमाग उनका बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है, तो आनंद सर बेचारे अकेले केस फाइल कर सकते हैं। या को ज्वाइंट एग्जीक्यूटर्स, भाई मेरे और सौरभ जी के फेवर में डिक्री है, तो चाहे तो उसको को जॉइंटली एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ऐसे ही को हियर्स, को ट्रस्टीज, या मैनेजर ऑफ अ हिंदू जॉइंट फैमिली जो करता होता है, वो भी चाहे तो किसी को वैलिड डिस्चार्ज दे सकता है। ठीक है, इसके बाद एक सेक्शन और आता है, सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8, ये देखिए धारा 8 क्या कहती है, स्पेशल एक्सेप्शंस, नथिंग इन द सेक्शन 6 or in section 7 applies to suits enforce rights of preemption। हकसुफा के ऊपर धारा 6 और 7 की चीजें एप्लीकेबल नहीं होती हैं और shall be made to extend for more than 3 years from the cessation of the disability or the death of the person affected by the period of limitation or the suit। तो यहाँ पर सूट हमेशा बाय द नेक्स्ट फ्रेंड आएगा। रिस्ट्रिक्शन है ये धारा 8, धारा 6 और 7 पर, बस इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पर धारा 8 में दो पार्ट है, एक प्रियम्पशन को लेकर के है और दूसरा, अच्छा एक बात और, प्रियम्पशन इज अ राइट टू परचेज प्रॉपर्टी प्रेफरेंस। ये समझिएगा, हकसुफा क्या होता है मुस्लिम लॉ के तहत कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी की कोई भूमि कहीं बेची जाने वाली है तो अड़ोसी पड़ोसी को पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा कि आप खरीदना चाहते हैं, मैं इतने दाम पर बेचना चाहता हूं, अगर सहमति है तो वही समुदाय का कोई व्यक्ति ले लेगा। लेकिन अगर आपने बाहरी व्यक्ति को सीधे बेच दिया तो हकसुफा के राइट वो स्टे लगा सकता है, भैया इस प्रॉपर्टी का पहले क्या किया जाए, हमसे बात किया जाए, अगर हम असमर्थ हैं तो भैया बाहरी को बेच देना। ये कहां पर है, ऑर्डर 20 रूल 14 सीपीसी, ऑर्डर 20 रूल 14 सीपीसी। बात समझ में आई। चलिए एक सेक्शन और लिखिए, धारा नंबर 9। धारा 9 क्या कहती है कि जहां पर टाइम एक बार चलना चालू हो जाता है, वहां फिर पीरियड ऑफ लिमिटेशन रुकता नहीं है, बीच में फिर कुछ भी हो जाए। फर्ज कीजिए आप एक हुष्ट पुष्ट आदमी हैं और 3 साल किसी केस में पीरियड ऑफ लिमिटेशन है कि केस फाइल होना चाहिए, और आप केस फाइल नहीं कर रहे हैं, 2 साल बीत गया, 1 साल बचा, इस दौरान आप पागल हो गए, इट डजेंट मैटर कि आप क्या हो गए क्या नहीं हो गए। ठीक है, मतलब क्या है कि आप जो है वो बीच में पीरियड ऑफ लिमिटेशन के दौरान अगर आपको कुछ होता है तो पीरियड रनिंग जो है वो रुकेगा नहीं, वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, इसमें जो सेकंड पैरा कहता है, फर्ज कीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसको कुछ पैसे उधार हैं बी के ऊपर, बी को उसको पैसे वापस करने हैं,
लेकिन इसी दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, प्रॉपर्टी जो है देख रेख के लिए बी को ही दे दी जाती है। तो यहाँ पर बच्चों का हक जनरेट हो जाता है कि जैसे ही मेरा गार्जियन गया मैं सामने वाले से पैसा मांग लूं, लेकिन चूंकि यहाँ पर जिससे पैसा लेना है वो खुद ही आपका लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बना हुआ है, इसलिए जब तक वो इंटेंट ऑफ क्या कहते हैं आपका ये लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, तब तक आप उससे पैसा नहीं मांग सकते हैं। जिस दिन उसको खत्म किया गया उस दिन से आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन चालू होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सेक्शन 9 की बातें यहाँ तक थी। होप सो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, तब तक शब्बा खैर, ध्यान रखिएगा अपना।